अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, जो मोदी जी का आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। पंडित नेहरू अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर मोदी जी से हाथ मिलाते हैं। ये मोदी जी की कुशल विदेश नीति है, उनकी प्रबंधन है, मैनेजर पावर है। चाहे आप अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे, जब 14 में मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, उस समय हम 11वीं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में थे, 11वीं अर्थव्यवस्था में थे, लेकिन आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़े हैं और आने वाले दिन में तीसरी अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे और 47 तक विकसित भारत की ओर पहुंच जाएंगे। मोदी जी की सरकार में सभी जाति, सभी वर्गों, सभी ओबीसी, दलित समाज, सबको साथ लेके मोदी जी ने एक सुनहरा गुलदस्ता, सभी बागीचे के फूल को लेकर सुनहरा गुलदस्ता भारत की जनता के सामने पेश किया है। और पिछले 10 वर्षों में जितना विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि पिछले 50 सालों में ऐसा विकास नहीं हुआ है जो मोदी जी ने आज इस देश को शिखर की ऊंचाई पर ले गया है। विश्व के मानचित्र में भारतवर्ष का नाम होता है, यही मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप देख रहे हैं केवल सच। आप देख रहे हैं केवल सच। मैं रिपोर्टर संतोष कुमार गुप्ता, कैमरामैन रितेश कुमार के साथ रांची से। अभी हमारे साथ बने हुए हैं गुरविंदर सिंह सेठी, जो कि वाइस चेयरमैन है झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमेटी रांची के, और इनका स्टेटस रहा है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। सर, आपसे ये चीज़ जानना है कि इस बार जो बीजेपी का, मोदी जी का नारा था कि अब की बार 400 पार, परंतु रिजल्ट तो आया नहीं, परिणाम ठीक उसके विपरीत आया। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, जो मोदी जी का आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। पंडित नेहरू जी के बाद में 1972 के बाद में ऐसी सरकार जो तीसरा टर्म पूरा स्टार्ट करने जा रही। 2 टर्म उन्होंने बहुत ही बखूबी से इस देश को विकसित देश बनाया, देश को विश्व के मानचित्र में ले गए। जहां तक आपने सवाल किया है कि ठीक है, जो हमारी अपेक्षा थी, आंकड़े हमें कम आए हैं, लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि सबसे लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है। विपक्ष का जो गठबंधन है उससे वो 234 पर ही है, हम 240 पर है, तो सब मिलकर भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाए हैं। लेकिन जो जनता ने मैंडेट दिया है उसके अनुसार मोदी जी इस देश की बागडोर पुनः संभालेंगे और फिर इस देश को विकास की ओर ले जाएंगे। जैसे आपने देखा कि विश्व के मानचित्र में पिछले 10 वर्षों में भारत का, हिंदुस्तान का जो बोलबाला रहा है, हिंदुस्तान को जो महत्व मिल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति भी आकर मोदी जी से हाथ मिलाते हैं। ये मोदी जी की कुशल विदेश नीति है, उनकी प्रबंधन है, मैनेजर पावर है। चाहे आप अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे, जब 14 में मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, उस समय हम 11वीं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक में थे, 11वीं अर्थव्यवस्था में थे, लेकिन आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था में खड़े हैं और आने वाले दिन में तीसरी अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे और 47 तक विकसित भारत की ओर पहुंच जाएंगे। सर, लोकसभा 2024 का जो परिणाम आया है, उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, परंतु उसके विपरीत सारे परिणाम आए। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में किया है, मैं सोचता हूँ पिछले 50 वर्षों में ऐसा काम नहीं हुआ। चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे महिलाओं की विकास की बात करें, चाहे जो 500 साल पुराना जो था राम मंदिर का मुद्दा हो, उस राम मंदिर की मुद्दे में बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगी जी की भूमिका रही है। लेकिन उसके अपेक्षाकृत हमें जो संख्या मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। ये हम इस पर जरूर ही मंथन करेंगे, क्योंकि ये संगठन का निर्णय है, संगठन इस पर समीक्षा करेगा। अभी तो बहुत जल्दीबाजी होगी, अभी मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद सारे विषयों पर संगठन की एक बैठक होगी और जहां भी होगा हम उस पर फिर पुनः विचार करके जहाँ कुछ कमी बेसी रहेगी हम जनता के पास जाएंगे और अपने बातों को रखेंगे, अपनी बातों को समझाएंगे वहां पर जाकर। जैसा कि हमें ज्ञात है कि वहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 1/3 है, 2/3 हिंदू वोटर की संख्या है।
और ये सुना जाता है कि मोदी सरकार वहां पर प्रत्याशी चुनने में भेदभाव करती है, क्योंकि वहां पर का एक भी मुस्लिम समुदाय का एक भी प्रत्याशी नहीं है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं उनका वोट मोदी जी को मिला ही नहीं? शायद ये मोदी जी की गलती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी का तो एक ही मंत्र था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके, और उस मंत्र को लेके मोदी जी चल रहे थे। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई, कभी भेदभाव नहीं किया, कोई जातिवाद नहीं किया। मैं भी जब अल्पसंख्यक में सरकार में था तो मैंने जब समीक्षा करता था, रिव्यू बैठक करता था, तो उसमें देखा गया एक प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना थी जिसमें गैस सिलेंडर दिया गया था, तो उस योजना में हमारी मुस्लिम बहनों को भी मिला है, कहीं भेदभाव नहीं है। चाहे आज आयुष्मान कार्ड देख लें, जो मोदी जी का आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि मैं गुरु नानक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था और स्वास्थ्य में जो आयुष्मान कार्ड 5 लाख का बहुत बड़ा एक वरदान सिद्ध हुआ मोदी जी का, वो आयुष्मान कार्ड भी हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला, दूसरे भाइयों को, जो दलित भाई थे, सबको मिला। तो कहीं मोदी जी ने जात पात, सबका साथ, सबका विकास करके दिया है। और जो संगठन हमारा चयन करता है, एक हमारी संगठन की टीम रहती है, जो अच्छा कैंडिडेट है, जो जीतने लायक होता है, उसको हम लोग टिकट देते हैं। और मोदी जी के सामने कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। वो 140 करोड़ जनता मोदी जी का परिवार है देश। तो आपका कहना है कि मुस्लिम प्रत्याशियों में कोई भी सक्षम नहीं है? नहीं, सक्षम हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये जो जीतने वाला सर्वे रिपोर्ट आती है, जिसका पब्लिक के साथ कांटेक्ट ज्यादा रहता है, पब्लिक के बीच में रहता है, तो उसको दिया जाता है। और हमारे ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नेता हमारे पार्टी में शहनवाज हुसैन जी है, नकवी साहब मंत्री रहे हैं, और भी कई जैसे केरला के राज्यपाल रहे हैं। तो मुस्लिमों को भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिनिधित्व दिया है, हमने सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। तो मोदी जी की सरकार में सभी जाति, सभी वर्गों, सभी ओबीसी, दलित समाज, सबको साथ लेके मोदी जी ने एक सुनहरा गुलदस्ता, सभी बागीचे के फूल को लेकर सुनहरा गुलदस्ता भारत की जनता के सामने पेश किया है। और पिछले 10 वर्षों में जितना विकास हुआ है, मैं समझता हूँ कि पिछले 50 सालों में ऐसा विकास नहीं हुआ है जो मोदी जी ने आज इस देश को शिखर की ऊंचाई पर ले गया है। विश्व के मानचित्र में भारतवर्ष का नाम होता है, यही मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर देखा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, बोला जा रहा है कि इन दोनों लड़कों ने मिलकर उत्तर प्रदेश का परिणाम ही चेंज कर दिया। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वैसा उनमें वो क्षमता नहीं कि उत्तर प्रदेश की जनता को वर्गला सके। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार और अनुभवी है, और उनका ठीक है, रिजल्ट की संख्या कुछ उनके पास आई है, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का काम है वो काम बोलता है। और योगी जी उत्तर प्रदेश की जनता पर राज करते हैं, एक एक जनता से कॉन्टेक्ट है। और योगी जी ने पिछले जो वर्षों में उत्तर प्रदेश में काम किया है, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले विधानसभा में भी हम उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और कहीं जो हमारे पास जो कमी रह गई है वो फिर उसको हम दूर करके जनता के साथ मिलेंगे, अपनी बातों को वहां रखेंगे, ताकि जो ये भव्य राम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में इस लोग श्रद्धालु आएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा उत्तम प्रदेश है। ऐसा ये भी बोला जाता है कि भाजपा केवल धर्म की राजनीति पर टिकी हुई है। तो सर, क्या ये बात कहाँ तक सच है? नहीं, ऐसा बोलना, आरोप लगाना, ये विपक्षी पार्टियों की बात है, ये निराधार है। ठीक है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के साथ साथ विकास की बात करते हैं, क्योंकि जो ये हमारा हिंदुस्तान है हमेशा ही सनातन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, सनातनी विचारधारा के साथ जुड़ा है। हमारे आप पूर्व में इतिहास देखेंगे तो ऋषि मुनियों की धरती रही है, भगवान राम की धरती रही है, श्री गुरु नानक देव जी की धरती रही है। तो विशेष भाव रहता है धर्म के प्रति, लेकिन ऐसा बात नहीं है हम धर्म की राजनीति के धर्म को मानते हैं, लेकिन राजनीति विकास ही करते हैं, विकास के काम को लेके जाते हैं, जनता में अपनी उपलब्धियों को लेके जाते हैं। जो उपलब्धियां मोदी जी ने की है, आज 80 करोड़ जनता को जो अनाज मिल रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है।
उसमें कोई धर्म नहीं देखा गया कि जिसको मिलना है, लेकिन मोदी जी ने सभी जातियों को अनाज दिया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे हर घर से जल का नल हो। इस तरह की जो मोदी जी की योजना है, वो सारी चीजों को, चाहे आज देखेंगे विकसित भारत में जो उत्तर प्रदेश में सड़क का निर्माण हुआ, चाहे अच्छे अच्छे एरोड्रम बने हैं, ये सब आधुनिक प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन बने हैं, तो मोदी जी विकास में कहीं भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं और वो सभी जातियों को साथ लेकर धर्म के साथ साथ हम विकास की बात भी करते हैं। पश्चिम बंगाल में मोदी सरकार को हमेशा ही उसकी सीटें निरंतर कम होती जा रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि वहाँ के लोग केवल ममता दीदी को ही चाहते हैं और दूसरे को नहीं चाहते हैं? क्या इसके पीछे कारण है? देखिए, पश्चिम बंगाल की एक विशेष परिस्थिति है। आप भी जानते हैं कि ममता दीदी का राज जंगल राज है, गुंडा राज है। वहाँ कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर एक समझ लियो उनको कहर ढाया जाता है। बीजेपी के कार्यकर्ता विषम और विपरीत परिस्थितियों में वहाँ काम करते हैं। ममता सरकार के गुंडे हमेशा ही लूटते हैं, जबरन भूत कैप्चर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि बंगाल में भी मोदी जी की जो योजना है, सारी योजना लागू हो, लेकिन ममता दीदी बंगाल में केंद्र की योजनाओं को लागू होने से वंचित करती है, केंद्र की योजना नहीं पहुंचने देती है। फिर भी उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन हुआ है, लेकिन जब पहले हम विधानसभा में 3 से 73-70 पर पहुंच गए थे, 70, 72, 73 पर, और आज भी ठीक है, कुछ पिछले समय से कुछ सीटें कम आई है, लेकिन हम निरंतर, कल आप मोदी ने देखा, हर राज्य के साथ समन्वय बनाकर मोदी जी ने कहा, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन मोदी जी का कहना है सभी राज्य हमारे हैं, सभी भारत के अंग है, और जो सहयोग केंद्र करेगा मिलजुल कर सहयोग करेंगे, और पुनः हम बंगाल में की जनता के पास जाएंगे और मोदी जी की योजनाओं को रखेंगे, और आने वाले समय में बंगाल की जनता भी मोदी जी के साथ में रहेगी। पहली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले उन्होंने मैनिफेस्टो में ये क्लियर किया था कि जितने भी भारत की जनता है सभी के खाते में 15 लाख रुपया करके जमा किया जाएगा। तो सर, ये पैसे तो जमा हुए नहीं, क्या आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि वो भारत की जनता को 15 लाख रुपया करके देंगे? देखिए, जितना पैसा मोदी जी ने इस देश में भ्रष्टाचारियों से खींचकर लाए हैं, वो जनता का पैसा है, वो जनता को लौटा रहे हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज पिछले 10 साल में देखेंगे तो मोदी जी की कैबिनेट में किसी मंत्री पर भी एक दाग नहीं लगा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में 24 में भी जिसने भ्रष्टाचार किया है, देश की गरीब जनता का पैसा लूटा है, वो पैसे को हम वापस लाएंगे और जनता के बीच में ले जाएंगे, विकास करेंगे। यही मोदी जी का मंत्र। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मोदी जी कहते हैं वो बचेगा नहीं, क्योंकि वो भ्रष्टाचार करके अपने आप को आगे लाया है। और खासकर अब जब उत्तर प्रदेश में, चाहे बंगाल में आपने देखा कि वहाँ के लोगों को नोटों की गड्डियों मिली है, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज था वो सारा चीज खत्म हुआ है, और एक अच्छी सुशासन देना मोदी जी का काम है। तो ये भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और मोदी जी चाहते हैं देश में विकास हो, जितने भ्रष्टाचारियों को पैसा है वो लाकर देश के विकास कार्यों में लगाया जाए। ऐसा भी तो बोला जाता है कि ईडी जो है वो केवल मोदी सरकार के लिए काम करती है, और जितने भी रेड होते हैं, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो दूसरे पार्टी के लिए होते हैं, वो बीजेपी के लिए कभी नहीं होते हैं। तो सर, इसके पीछे क्या कारण है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ईडी केवल बीजेपी के लिए ही काम कर रही है? नहीं, ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है, निष्पक्ष होकर काम करती है, और मोदी सरकार कहीं भी उस कामों में हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पिछली सरकार और कांग्रेस की सरकार रहे, उससे सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी चाहे आरजेडी की सरकार हो, जितना भ्रष्टाचारी उन्होंने किया इस राज्य में, इस देश में, खासकर बिहार में आपने देखा, चाहे बंगाल में देखा, और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो भ्रष्टाचारी, चाहे झारखंड में आप देख रहे हैं कि नोटों का पहाड़ मिल रहा, वो सब कांग्रेस के हैं। तो सभी को ऐसा नहीं है कि किसी दल के प्रति ऐसा या किसी पार्टी के प्रति ऐसा है। ईडी तो अपना काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचारियों की संख्या
उस दल में बहुत है। कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में जिस तरह भ्रष्टाचार किया है, आज देखेंगे 10 साल में कभी भी नहीं। तो 4G से लेके कितनी घोटाले हुए आपने पिछले मनमोहन सिंह की सरकार में देखा है, और कितने घोटालेबाज हुए। लेकिन 14 साल की जो मोदी जी की सरकार में एक भी घोटाला, ना कोई 4G हुआ, ना और कोई हुआ, ना खेल जगत में कुछ हुआ। तो मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है कि भाई ईडी अपना स्वतंत्र रूप से काम करे, लेकिन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ईडी भ्रष्टाचारियों के प्रति जो कड़ा स्टेप ले रही है, हम सभी भारतवासी की जनता को ईडी का धन्यवाद देना चाहिए। इस देश में बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़ के देश की जो जनता का लूटा हुआ पैसा वापस आ रहा है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि ईडी की है। आपके कथनों अनुसार बीजेपी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है, जबकि बहुत सारे नाम हैं जिनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे हैं, बट ईडी उनके ऊपर कभी भी धावा नहीं बोलती है। तो सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है, और उसको अनुशासन और संविधान की धारा जो है और सिद्धांत जो है वो शुरू से ही घोल के पिलाया गया है। बीजेपी में जो भी आज MP MLA या मंत्री बनता है, वो उसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहता है किस तरह देश के लिए, क्योंकि बीजेपी में समझाया जाता है दल से बड़ा देश है। और सभी जो हमारे MP MLA हैं वो देश के प्रति काम करते हैं, सेवा भाव से काम करते हैं। वो सत्ता भोगने के लिए नहीं आए, जनता की सेवा करने के लिए सत्ता में आए। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है, और बीजेपी के सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं ये, और देश की को अच्छे परम वैभव तक ले जाने में सभी लोगों का सहयोग ले रहे हैं। और मिलजुल कर हमारी बीजेपी की सारी टीम केंद्र में काम कर रही है, सभी MP MLA काम कर रहे हैं। सर, ऐसा भी बोला जाता है कि यदि आपको ईडी से बचना है तो आप यदि दूसरे पार्टी के नेता हैं तो तुरंत बीजेपी में कन्वर्ट कीजिए। और इसका हम लोग एक ज्वलंत उदाहरण अभी नीतीश कुमार के रूप में देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि बीजेपी में आकर के अपने को बचाव किए हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं। बहुत लोग हमारी विचारधारा के साथ आना चाहते हैं, मोदी जी के कामों को मानते हैं, मोदी जी के कामों को देश के, क्योंकि मोदी जी देश के लिए उनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना उनका कोई परिवार है। वो 24 घंटा देश के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में काम करते हैं। जहां तक आपने कहा नीतीश जी, तो मैं समझता हूं कि हमने भी लंबे समय की राजनीति की है, नीतीश जी पर कोई ऐसा दाग अभी तक नहीं लगा है। नीतीश जी ठीक है कभी है, लेकिन नीतीश जी भ्रष्टाचार में आपने देखे या और कोई आरोप कभी लगा नहीं है। उनका भी एक लंबा कालखंड पिछले 30 सालों से बिहार में रहे हैं, चाहे वाजपेयी जी की सरकार में रहे, कभी भी वो भ्रष्टाचार में नीतीश जी नहीं रहे हैं। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है। और नीतीश जी ने भी मोदी जी के कार्यों को समझा, उन्होंने देखा कि मोदी जी ने देश और राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। और आज भी हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं, और मिलजुल के नीतीश जी चंद्रबाबू नायडू के साथ मोदी जी सरकार बना के और इस देश में फिर काम करेंगे। और 24 में जो काम होगा वो विकसित भारत का काम होगा, और इस देश के विकास के लिए सारी राज्यों में काम होगा। नीतीश जी भी उसमें सहभागी बनेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी सहभागी बनेंगे, और मिलजुल के मोदी जी के नेतृत्व में सब हम देश को विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। पिछले 10 सालों से मोदी जी का ही राज है, भाजपा का ही सरकार है, परंतु ये बोला जाता है कि मोदी सरकार में निरंतर रोजगार कम होते जा रहा है, जबकि ये चीज़ कांग्रेस सरकार में नहीं थी। उस समय रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होते थे, लेकिन मोदी सरकार में ये चीज़ नहीं हो रहा है। आज के युवा वर्ग को वो शिक्षित होकर के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सर, इसके रोजगार के क्षेत्र में आपकी सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, पिछली बार भी 10 सालों में हम NDA की सरकार में थे। हम बहुमत न होने के बावजूद भी NDA के जो हमारे पार्टनर थे उनको भी मंत्री परिषद में जगह देंगे, मिलजुल कर काम किया है। और हमेशा ही NDA सरकार ने युवाओं की बात की है, रोजगार सृजन किया है। आप मोदी जी की जो स्कीम योजना देखे, MSE है, छोटे छोटे उद्योगपतियों को छोटे छोटे उद्योग लगा के रोजगार सृजन में बहुत बड़ा काम किया है। और MSE के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत बड़े जो युवा हैं पिछले 10 साल में कहां से कहां पहुंच गए, शिखर की ऊंचाई तक पहुंच गए देश के युवा। तो हम तो चाहते हैं कि अपने खुद रोजगार उत्पन्न करें, देश के युवा खुद
दूसरों को रोजगार दें। तो देश के युवा रोजगार में चल रहे हैं और मोदी जी की विदेश नीति के कारण भी देश के युवाओं को काफी अच्छा उत्साह मिल रहा है। मोदी जी की जो विदेश नीति है, चाहे आर्थिक नीति है, उसके कारण भी देश के युवाओं को मिल रहा है और हम निरंतर चाहते हैं कि हमारा युवा वर्ग रोजगार के साथ लगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। अपने भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो विनाशिक इंडस्ट्रीज में चले गए हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपकी सरकार यदि उस सिक इंडस्ट्रीज पर काम करे तो और उनको खोलने का प्रयास करे तो बहुत सारे रोजगार युवा वर्ग को मिल सकता है, लेकिन मोदी सरकार इस ओर कोई काम नहीं कर रही है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये कहना निराधार गलत है और ये सारी चीजें हमारे पिछली कांग्रेस सरकारों ने दिया है। कांग्रेस सरकारों ने कहा, नारा दिया था कि देश में गरीबी हटाओ, लेकिन मैं बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ पिछले 50 वर्षों में गरीबी नहीं हटी है। और मोदी जी ने आज आप आंकड़े देख लेंगे तो निरंतर गरीबों के लिए काम करके करीब देश के बहुत बड़े भाग को गरीबी रेखा से निकाल कर एक मिडिल क्लास में लाया है। यही मोदी जी का उद्देश्य था। जो योजनाएं ऐसी थी जो नीचे बीपीएल में थे उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। और जो आपका जो उद्योग है, जो भी उद्योग सिख उद्योग है, मोदी जी की पॉलिसी ऐसी है कि उस उद्योग को पुनः उसको लाया जाए, उस उद्योग को पुनः निर्माण किया जाए ताकि जो देश का उद्योग जगत है फिर से विकसित प्रफुल्लित हो और अच्छा उद्योगपति हम दें और देश के निर्यात में हम सक्षम रहें, अधिक से अधिक निर्यात करें ताकि हमारा देश विदेशों में जाकर हमारी देश की जो प्रोडक्ट है, हमारे देश के जो आइटम है बिके और देश का नाम ऊंचा हो। और उद्योग के क्षेत्र में ही हम पूरा काम कर रहे हैं। ये हम लोग का रांची लोकसभा क्षेत्र है। रांची में भी इंडस्ट्रीज है एचईसी, जिसको मदर प्लांट के रूप में जाना जाता है। आज वो बंद के कगार पे है। ना वहाँ पर ठेका कर्मियों को काम है, ना वहाँ पर जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उसके लिए काम है। इस दिशा में मोदी गवर्नमेंट का ऐसा सुना जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट चाह ही रही है कि ये सब इंडस्ट्रीज बंद हो जाए। उसी तरह यदि हम लोग देखें, बोकारो में भी HSCL प्लांट है जो कि बंद हो गई। तो सर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट, चूंकि उनकी केंद्र में सरकार है और यदि केंद्र सहयोग करे तो इस तरह की मदर इंडस्ट्रीज को बचाया जा सकता है और आने वाले समय में ये अच्छा उत्पादन कर सकता है और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता है? सर तो इसके बारे में आप अपना मंतव्य दें। देखिए, HSC चाहे बोकारो, ये पिछली सरकारों की देन है। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण आज HSC इस कगार पर पहुंचा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने निरंतर चाहा है कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हों वो बंद पड़ी, उसको पुनः जागरण किया जाए, उस इंडस्ट्री को पुनः देश के निर्माण में के लिए सहयोगी बनाया जाए। तो आज हम बहुत गर्व के साथ भी कहते हैं HSC जो चंद्रयान हमारा गया था उसमें HSC के लोग भी सहभागी बने थे। तो HSC कहीं ना कहीं देश के साथ, मोदी जी के साथ जुड़ा है। ठीक है, कुछ अभी समय की परिस्थितियां हैं, लेकिन कभी भी मोदी जी ने उद्योग को बंद करने की बात नहीं कही। मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा उद्योग जो चल रहा है वो लगे। लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ ऐसी गलत नीतियां कारण अच्छे ऑर्डर नहीं दिलाए, लेकिन आज भी HSC को कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं और मुझे लगता है भविष्य में HSC भी एक अच्छा उद्योग बन के जैसे पहले था उभरेगा और हमारे युवा वर्ग को, लोगों को रोजगार मिलेगा। HSC का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और उद्योग मंत्रालय इस पर ध्यान दे रहा है और आने वाले समय में देगा इस पर। सर अब तो यह स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त है। लेकिन दूसरे दल भी प्रयास कर रहे हैं कि उस गठबंधन को तोड़ा जाए। तो सर क्या वो इस काम को करने में सक्षम हो पाएंगे? इसके बारे में आपका क्या राय है? दूसरे दल कभी भी सक्षम नहीं है, उनकी विचार ही एक नहीं है। आप जैसे देखें बंगाल में ममता दीदी ठीक है आज समर्थन दे रही है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और ममता का मतभेद है। आप पंजाब में देखें, आप और कांग्रेस का मतभेद है। आप केरल में देखें, कांग्रेस और बाकियों का मतभेद है। तो मुझे ठीक है परिस्थितियां होने के बाद ये मिले हैं, लेकिन ये दल उन लोगों को कभी नहीं, वो जो नीतीश कुमार जी हमारे, चाहे चंद्रबाबू नायडू, बहुत ही पुराने अनुभवी लोग हैं, वो जानते हैं कि किस तरह इस देश को चलाना है। उनको मोदी जी के प्रति पूरी आस्था है,
जैसे चिराग पासवान ने बोला हम मोदी जी के हनुमान है, तो सारे लोग जो चंद्रबाबू नायडू है वो जानते हैं कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश की राष्ट्रवाद, चाहे आज हम देश की सेनाओं की बात करें, चाहे देश की सुरक्षाओं की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो ये मोदी जी की नीतियों के कारण देश आज सुरक्षित रहा है। चाहे धारा 370 हटिए, तो सारी मोदी जी की अच्छी नीतियां थी, कैसे हमारे सेनाओं को अच्छी आधुनिक हथियार मिले। तो ये नीतीश जी, हमारे सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जी जानते हैं कि ये देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, और विपक्षी चाहे जितना भी अपना कुचक्कर चला ले, वो षड्यंत्र रच ले, वो कामयाब नहीं होंगे। ये पूरा गठबंधन 5 साल तक चलेगा और मोदी जी 2029 में इस देश को विकास की शिखर की ऊंचाई तक ले जाएंगे, और सभी गठबंधन के हमारे जो साथी है उसमें सहभागी बनेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में काम कर कर सभी राज्यों का विकास होगा, देश का विकास होगा, देश की सुरक्षा कायम होगी। आज पाकिस्तान को भी सोचना पड़ता है कि भारत पर आंख दिखलाए कि नहीं दिखाए। पहले हम आंख मिलाकर उनसे काम करते हैं, अगर वो जवाब देते हैं तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। और लेकिन अब पाकिस्तान भी जान गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदल गया है, ये बदला हुआ भारत है। अब विदेश नीतियां भी देख ले, बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के आके उनके चरण स्पर्श करता है, एक मानवता का भाव जागरण करता है। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, तो आज मोदी जी ने जो विश्व के मानचित्र में इस देश को ले गया है, ये हमारे सहयोगी दल जानते हैं कि मोदी जी किस प्रकार सक्षम और कुशल शासक है, और उनका प्रबंधन कुशल है। और पुनः ये देश 24 के बाद अब फिर 29 में एक और अच्छा निर्माण होगा और विकसित भारत बनेगा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब बीजेपी गठबंधन की सरकार बना रही है, जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। और आने वाला समय में बीजेपी सरकार अच्छा काम करे, बस हम लोग की भी यही मनोकामना है कि वो सरकार अच्छा काम करे, देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करे, देश में विकास हो। हम लोग विकासशील नहीं करते, विकसित देश में विकसित देश बने। ठीक बात। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी और पत्रकार रांची के जो अभी लोकसभा प्रत्याशी जो संजय सेठ जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मित्र हैं, और मिलजुल के हम लोग सब रांची की लोकसभा में रांची की जनता की भी सेवा करेंगे। रांची लोकसभा में जितने विधानसभा आती है सभी जनता की सेवा करेंगे। और संजय जी हमेशा ही पार्लियामेंट में रांची की आवाज उठाते हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है संजय जी लोकसभा में जो रांची की योजना छूट गई है, बची जाए, आज रातों रोड में फ्लाईओवर का काम देख रहे हैं और काम देख रहे हैं। ये नितिन गडकरी जी के पास संजय जी खुद जाकर बैठकर काम लेके आते थे, और आने वाले समय में भी रांची को एक मॉडल राजधानी बनाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। ओके सर, धन्यवाद सर आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए। अभी आप सुन रहे थे केवल सच। मैं रिपोर्टर संतोष कुमार गुप्ता, कैमरामैन रितेश कुमार के साथ रांची से। हमारे साथ अभी जो वार्तालाप कर रहे थे उनका शुभ नाम है गुरबिंदर सिंह सेठी, जो कि वाइस चेयरमैन है झारखंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, और इनका स्टेटस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। थैंक यू।